औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बोर्ड का 2019 का जो पेपर है सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, उसका सलूशन आपको करवाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज़ बोर्ड के पेपर्स के अंदर ज़्यादातर एमसीक्यूज़ वही प्रीवियस एमसीक्यूज़ ही रिपीट होती हैं। वो बहुत कंपलसरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके एमसीक्यूज़ में मैक्सिमम मार्क्स आएँ तो आप वो बोर्ड के प्रीवियस एमसीक्यूज़ लाजमी सॉल्व किया करें। तो चलते हैं बोर्ड के एमसीक्यूज़ की तरफ। 2019 का जो ए पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला एमसीक्यूज़ है आपके पास, कैपेसिटेंस ड्यू टू पोलराइजेशन। तो आपने बताना ये है कि पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ता है। तो बच्चों, आपने पढ़ा है Q इज़ इक्वल टू सी वी और C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये लंबी चौड़ी तफसील की तरफ हम नहीं जाते। तो पोलराइजेशन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाता है और कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा तो उससे कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप इंक्रीज़ का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। ड्यू टू पोलराइजेशन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी इंक्रीज। दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज है, टाइम कांस्टेंट इन आरसी सर्किट इज स्मॉल। अब ये जो आपके पास आरसी सर्किट है, अगर आपके पास आरसी स्मॉल है तो आपने बताना है कि कैपेसिटर जो चार्ज और डिस्चार्ज होगा वो जल्दी चार्ज डिस्चार्ज होगा या फिर देर से चार्ज या डिस्चार्ज होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू टाइम। ये किसके बराबर है? ये टाइम के बराबर है। ये कौन सा टाइम है? टाइम ऑफ चार्ज एंड डिस्चार्ज। चार्ज एंड डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज होने में जो टाइम लगता है वो हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास आरसी की वैल्यू स्मॉल है, आरसी टाइम के बराबर है, आरसी की वैल्यू स्मॉल है तो टाइम भी आपके पास स्मॉल है और कैपेसिटर जो है ये रैपिडली चार्ज और डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर जो है ये जल्दी चार्ज होगा और जल्दी डिस्चार्ज होगा। तीसरा आपके पास है किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल्स, यहाँ पर है किरचॉफ्स सेकंड रूल। अब दो रूल्स हैं एक किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है और एक किरचॉफ्स सेकंड रूल है। तो जो फर्स्ट रूल है इसमें आप जो कंजर्वेशन पढ़ते हैं वो है एनर्जी कंजर्वेशन, और जो आपके पास फर्स्ट रूल है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल उसमें आप पढ़ते हैं चार्ज कन्वर्सेशन। तो किरचॉफ सेकंड रूल के अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है और किरचॉफ फर्स्ट रूल के अंदर चार्ज कंजर्व रहता है। फोर्थ एमसीक्यूज है, एज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है, यूनिट भी पूछा जा सकता है। तो इसका आपके पास है 4 पाई 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। अब इसमें यूनिट भी आ गया और इसकी वैल्यू भी आ गई। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू आपके पास 4 पाई 10⁻⁷, इसकी ये वैल्यू आ गई, इसका यूनिट आ गया वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। फिफ्थ एमसीक्यूज है, व्हेन ओहम मीटर गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन इट इंडिकेट्स। अब ओहम मीटर है और ओहम मीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो है आपके पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब ओहम मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम है, क्योंकि मिनिमम रेजिस्टेंस होगी, या आप इसको ज़ीरो भी लिख सकते हैं कि ज़ीरो रेजिस्टेंस है। अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, अगर हम इसकी जो ओम मीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको भी इग्नोर कर दें तो फिर आप इसको ज़ीरो रेजिस्टेंस लिखेंगे कि इसकी ज़ीरो रेजिस्टेंस है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब यही है कि आपके पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम है और करंट और वोल्टेज आपस में, करंट और रेजिस्टेंस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है तो करंट मैक्सिमम है और रेजिस्टेंस हमारे पास मिनिमम है।
लेंसेज लॉ डील्स, आपने जो लेंसेज लॉ पढ़ा है, तो लेंसेज लॉ के अंदर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा दो लॉज हैं, फैराडे लॉ और लेंसेज लॉ। फैराडे लॉ ने हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के बारे में बताया, और जो फैराडे लॉ था उसने मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ के बारे में बताया था। When current flowing through inductor is double, the energy stored in an inductor का फार्मूला है इज इक्वल टू हाफ LI²। अब अगर हम यहाँ पे करंट को डबल कर देते हैं, I की बजाय 2I कर देते हैं, तो आपके पास जो एनर्जी होगी हाफ L2I² या हाफ L4I²। 4 को आप पहले लिख दें, बाकी हाफ LI² हो गया। या इसको आप यूँ लिखें, ये 4 और हाफ LI² जो है ये E के बराबर है, तो 4E। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप करंट को डबल करते हैं तो इंडक्टर की जो एनर्जी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। 8वां MCQs है कैपेसिटिव सर्किट ऑफ AC क्वांटिटी व्हेन Q इज इक्वल टू 0 द स्लोप ऑफ QT कर्व। आपके पास स्लोप ऑफ QT कर्व जो है, देखिए आपने कैपेसिटेंस के अंदर जो करंट पढ़ा था, करंट है डेल Q बाय डेल T, और करंट स्लोप के बारे में बताता है। और जब Q आपके पास 0 होता है तब उस केस में ग्राफ में हमने देखा था कि स्लोप हमारे पास मैक्सिमम होता है। तो QT कर्व के अंदर जब Q 0 होगा तो आपके पास स्लोप जो है वो मैक्सिमम होगा। 9th MCQs है AC passes through an inductor, voltage leads the current। अब इंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इंडक्टर में हमने पढ़ा था वोल्टेज और करंट का, कि वोल्टेज जो है वो लीड करता है और करंट जो है वो लैग करता है। वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर एंड करंट, इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो हमारे पास 90 का होता है। 10th MCQs है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर डोपिंग इज ऑफ द ऑर्डर। एक एक्सट्रिंसिक थी, एक इंट्रिंसिक थी। जो आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये इसको कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें किसी किस्म की डोपिंग हम नहीं कराते। दूसरा है आपके पास एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ये हमारे पास डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और डॉप्ड सेमीकंडक्टर के अंदर हम जो डॉपिंग करवाते हैं वो हमारे पास होती है 1 to 10⁶ एटम्स। ये हमारे पास डॉपिंग कंसंट्रेशन होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। नेक्स्ट MCQs है आपके पास बुलियन इक्वेशन फॉर एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब एक आपके पास था एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एक आपने पढ़ा था एक्सक्लूसिव नॉर गेट। यहाँ पे एक्सक्लूसिव नॉर आपसे पूछा गया है, एक्सक्लूसिव और आपको भी बता देते हैं। एक्सक्लूसिव और की एक्सप्रेशन थी x इज इक्वल टू AB कंप्लीमेंट प्लस A कंप्लीमेंट B, जबकि नॉर पे क्या हो जाएगा कि आपके पास यही AB कंप्लीमेंट प्लस A कंप्लीमेंट B, इसके साथ हम एक नॉट गेट लगा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्सक्लूसिव और की आउटपुट। इसके बाद नेक्स्ट 12 MCQs है आपके पास पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर हमने बताना है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर एक आपने सिलिकॉन पढ़ा है, दूसरा आपने जर्मेनियम पढ़ा है। तो ये दो आपके पास बहुत मशहूर सेमीकंडक्टर्स हैं। जर्मेनियम में आपने बताया था कि पोटेंशियल बैरियर होता है 0.3 वोल्ट का, और सिलिकॉन में होता है 0.7 वोल्ट का। ये 12 था। 13 की तरफ आते हैं। यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन। पहले तो ये देखें कि वर्क फंक्शन जो है इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है जो VE के बराबर है। ये जो V आपके पास है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और E आपके पास जो है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इसको आप जाउल में भी लिख सकते हैं। इसका जो वर्क फंक्शन का जो यूनिट है ये जाउल में भी आ सकता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आ सकता है। तो आप ये देखेंगे कि आया कि इसका जो जाउल ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद 14 MCQs की तरफ आते हैं।
अब ये जो 14 MCQs है आपके पास, इसमें आपके पास एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n = 4। हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट किया है ग्राउंड स्टेट से n = 4 के अंदर। तो पूछा ये है कि हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर पॉसिबल इन दिस केस। तो इस केस में टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं ये पॉसिबल होंगी। 15 MCQs है मेटास्टेबल स्टेट डैश देन नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। देखिए जो हमारे पास नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है वो आपके पास लेज़र की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है 10⁻⁸ सेकेंड, और जो मेटास्टेबल स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट के अंदर ये 10⁻³ सेकेंड तक रिसाइड करता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो है 10⁻⁵ टाइम्स का। तो मेटास्टेबल स्टेट 10⁻⁵ टाइम्स देन नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। तो 10⁻⁵ टाइम जो है नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से ये ज़्यादा होता है। 16 MCQs है आपके पास पेयर ऑफ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स, ये मेसॉन्स के बराबर होता है। पेयर ऑफ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स इज इक्वल टू मेसॉन्स। 17 MCQs है आपके पास फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग अप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो जो हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग अप ऑफ न्यूक्लियस। उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान ये न्यूक्लियर फोर्स है, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो पाई जाती है ये लेस रहती है, और जो हमारे पास कॉलम्स रिपल्सिव फोर्स है, कॉलम्स रिपल्सिव फोर्स ये डोमिनेट कर जाती है। कॉलम्स रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाती है, ये इंक्रीज़ हो जाती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बढ़ जाने से। लेकिन जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं होती। तो जब वो उस लेवल से इंक्रीज़ नहीं होती तो उस सूरत में जो है वो न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाता है, और उसकी अनस्टेबल होने की वजह से रेडिएशन एमिट होना स्टार्ट हो जाती है, और वो रेडियो न्यूक्लियाई जो है वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 2019 का 5 ईयर प्रीवियस बोर्ड पेपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर्स भी हमारे इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि हमारे नेक्स्ट नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।